हो गया। तो मैंने जो लास्ट टाइम हमारा रीडिंग ए का पीटीए हुआ था, रीडिंग पीटीए क्या था कि रीडिंग ए पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। आप लोगों ने जो एक पेपर अटेम्प्ट किया था कैनवन डिजीज का, वो मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था। मैंने आपको बताया था कि उसमें से क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। अच्छा, एनालिसिस में होता क्या है कि आपने एक पेपर अटेम्प्ट किया था, फॉर एग्जांपल आपके पेपर में से 16 आंसर ठीक है और 4 आंसर गलत है, ठीक है। तो एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो जो 4 आंसर आपके गलत हैं वो क्यों, उनके सही जवाब क्या हैं, सही जवाब कहाँ पड़े हुए थे, और मैं उसको पिक क्यों नहीं कर पाई, ठीक है। कौन से कीवर्ड थे, सिनोनिमस लैंग्वेज थी जिसको मैं नहीं पिक कर पाई और मेरा ये जवाब गलत हो गया। क्या टाइम प्रेशर की वजह से मैं नहीं पिक कर पा रही थी, क्या वोकेबलरी की वजह से मैं नहीं पिक पा रही थी, क्या मैंने स्किमिंग ठीक नहीं की हुई थी, ठीक है। तो 3 से 4 चीजें आ गई हैं, ये आपकी असेसमेंट है। एक्चुअली जो आपने ओईटी में इम्प्रूव करना है ना, वो इन्हीं चीजों से इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पेपर सेंड करता रहूं और आप हर रोज पेपर करते रहेंगे तो आप इम्प्रूव होती रहेंगी। नो 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 नो, वो थोड़ा स्लाइट डिफरेंस आ जाएगा आपकी स्पीड में, 1-2 नंबर के अंदर, लेकिन रियल एग्जाम चूंकि टोटली आपका कह लें कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अनरिलेटेड टॉपिक हो सकता है। तो उसके अंदर ये अगर आपका वो जो आप एक नॉर्मल एग्जाम करती हैं उसके अंदर आपके जो तुक्के चल जाते हैं, तुक्के कह लो किस्म के अगर चल जाते हैं, तो अगर आपने प्रैक्टिस उस एनालिसिस ठीक करना नहीं सीखा हुआ और स्टेप्स नहीं सही सीखे हुए, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं किया कि मेरी एक्चुअली मिस्टेक्स क्या है। क्योंकि अगर आपको अपनी मिस्टेक्स का नहीं पता और रियल एग्जाम में आप वही मिस्टेक कर रहे हैं, जब आपका रियल एग्जाम हो रहा है OD का, तो आप तो कोलैप्स कर गए ना। तो ये प्रॉब्लम है। एनालिसिस मैं इसलिए डे 1 से सिखाता हूँ कि जब आपने अपना पेपर किया है तो आप उन पेपर्स में से 4 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, सबसे पहले उनको देखिए कि उनका जवाब ठीक क्या था। वो जवाब ठीक जहां पे पड़ा था मैं क्यों नहीं पिक कर पाई, क्या मेरी वोकेबलरी कम थी, क्या सिनोनिमस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही थी, क्या मैं टाइम प्रेशर की वजह से नहीं समझ पा रही थी, ठीक है, क्या मैंने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ठीक नहीं किया था। तो ये सारी चीजें ये आप खुद से सीखेंगी। मुझे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं कि सर मेन क्वेश्चंस की समझ नहीं आती बिल्कुल, फिर हम क्लास में सबके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन थे, एक सिस्टर ने मेरे साथ डिस्कस किए, सर मुझे इनका जवाब नहीं मिल रहा। मैंने सोचा उसके लिए क्लास अरेंज करूंगा, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने बताया कि सर मुझे इनके जवाब मिल गए हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने स्ट्रगल की, एफर्ट की, अब उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ न्यू चीज सीखी होगी अपने लिए। तो वो चीज़ मैं सबके लिए चाहता हूँ कि अगर आप एक कोचिंग ले रहे हैं तो इस कोचिंग का सबसे यूजफुल फायदा ये है, अगर आपको टिप्स दी जाती हैं, कोई गाइडलाइन दी जाती है, तो आप उसको फॉलो करें ताकि आपकी इंप्रूवमेंट आए और आप कॉन्फिडेंट फील करें, ठीक हो गया। तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस की समझ आ गई। जो आंसर आपके ठीक होते हैं आपने उनको भी देखना है कि मैंने जो आंसर ठीक पिक किया, क्या मैं वो सिनोनिमस लैंग्वेज को पिक कर पा रही थी कि वैसे बाय चांस मुझे ठीक हो गया। बाय चांस वाले पे नहीं रहना, आपने सही आंसर को भी चेक करना है कि इसके अंदर कौन सी सिनोनिमस लैंग्वेज यूज हुई थी। एक स्पेशल टिप मैंने दी थी लास्ट टाइम, अगर आपको किसी को याद हो, कि जो क्वेश्चन के अंदर वर्ब होता है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो सिनोनिमस लैंग्वेज में पैराग्राफ के अंदर लिखा होता है। ये याद रखना, ये मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो वर्ब होता है वही सिनोनिमस लैंग्वेज करके उन्होंने पैराग्राफ के अंदर कहीं लिखा होता है। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन के अंदर वर्ब को पढ़ते हैं तो मेंटली तौर पे तैयार रहें कि इसको किसी और फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। अपने जहन में उसके 3-4 वर्ड्स, मीनिंग्स और सेंस बना के रखें कि इसकी क्या सेंस बन रही होगी। चलें जी, अब हम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम रीडिंग बी पे मूव करेंगे, ठीक है। अपने रीडिंग बी मॉड्यूल पे हम मूव कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने तो पहले ओईटी किया उनको काफ़ी इसकी चीज़ों का पहले से पता होगा, आज रिवाइज होगा थोड़ा सा। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है वो गौर से सुने, अगर कोई क्वेश्चन हो तो एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन दे कैन आस्क मी। So today, the objective of our presentation is to be understand OET Reading B format and what is gist in OET Reading B, what is detail in OET Reading B, and what is purpose in OET Reading B. Strategies to solve OET Reading B, और एक क्वेश्चन करेंगे हम साथ, और लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो OET रीडिंग बी के फॉर्मेट को बताने के बाद मैं आपको बता दूं कि OET रीडिंग बी को सॉल्व करने के लिए 3 चीजों का आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, कि जिस्ट क्या है, डिटेल क्या है, और पर्पस क्या है, ठीक है। आज हम सिर्फ इन 3 चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुके हुए हैं कि रीडिंग बी और सी पेपर जो है वो आपको इकट्ठा मिलता है, 45 मिनट्स का आता है, जिसमें से रीडिंग बी के 6 क्वेश्चन होते हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। और इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं और जिसमें से आपने और एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, ठीक है। शॉर्ट आंसर होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फाउंड इन द, जो वर्क प्लेस होती है ना आपकी, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, उधर जहाँ पे जो मेमोज यूज होते हैं, जो क्या क्या कह सकते हैं आप, ईमेल्स आती हैं, जो आपकी कह लें कि
छोटे छोटे से उन्होंने बनाए होते हैं, गाइडलाइन बनाई होती है, ठीक है। इस तरह की जो गाइडलाइंस, मेमोज, ईमेल्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके ऊपर वो क्वेश्चंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, वार्ड में कोई नई चीज़ आई है तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है। वार्ड में कोई ऑलरेडी प्रोसीजर हो रहा है, उसकी गाइडलाइंस लिखी हुई है, ठीक है। या किसी टॉपिक के ऊपर डॉक्टर और नर्स और पेशेंट की डिस्कशन हो रही है, इसके ऊपर भी आपसे वर्क प्लेस से रिलेटेड ही जो आपके वर्किंग एरिया के अंदर जो काम हो रहे थे ना, उसी से वो टेक्स्ट को पिक करते हैं और उसमें से क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। आइडली तो ये है कि जो रीडिंग बी पेपर है वो आप 10 मिनट में सॉल्व करें। अगर आप 6 क्वेश्चंस को 10 मिनट में सॉल्व करती हैं तो इट्स मीन यू हैव टू गिव 1 मिनट एंड 45 सेकेंड टू वन क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 2 मिनट लिखा है ईच क्वेश्चन के लिए, क्योंकि टोटल आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं वो 22 होते हैं, ठीक है। और 22 क्वेश्चन के लिए आपके पास 45 मिनट्स हैं। 45 मिनट्स को जब आप टू पे डिवाइड करें तो ईच क्वेश्चन को 2 मिनट मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने सीखा है टीचर से, जो मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ, आप आइडली अपनी प्रैक्टिस ये रखिए कि आप 10 मिनट के अंदर ये जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। रीडिंग बी को इतनी अपनी स्पीड बनाना शुरू करें। फिर उसका फायदा क्या होता है कि जो रीडिंग बी होता है उसको आपने 32 मिनट के अंदर करना था, तो लास्ट में आपके पास 3 मिनट बच जाते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन को 32 मिनट में करना होता है, लास्ट में आपके पास 3 मिनट बच जाते हैं। वो 3 मिनट का फायदा ये होता है कि कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई क्वेश्चन मुश्किल हो जिसको काउंटर चेक करना हो, रीचेक करना हो, तो वो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रीडिंग बी को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको जिस्ट का पता होना चाहिए। जिस्ट होता क्या है, डिटेल से क्या मतलब है, ठीक है। और पर्पस में क्या, इसका क्या मतलब है, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये हमने किन चीजों को फोकस करना होता है, ये आज हमारा टारगेट है। इन 3 चीजों को हम देखेंगे कि ये है क्या, और लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का फॉर्मेट होगा जो आपके सामने पेपर होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक चीज को हाईलाइट किया हुआ है। मैंने नहीं किया भैया, ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में हाईलाइटेड चीज है, ये देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि जो हमने सर्कल बनाना है वो कंप्लीट सर्कल बनाना है। इस कंप्लीट में थोड़ा सा भी फेडेड नहीं होना चाहिए। देखिए, रीडिंग ए के अंदर तो आपने पेंसिल के अंदर लिखना है, वो आंसर्स को लिखना है ना, तो वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और वहां पे मैंने एक आपको चीज बताई भी थी कि अगर आप मिटाते हैं और अच्छी तरह मिटता नहीं है और उसके ऊपर ही लिख देते हैं जिससे डबल मीनिंग आते हैं, तो वो आंसर भी आपके गलत होंगे, ठीक है। आपने, अगर आपके पास टाइम कम है, आप सिंपल क्रॉस करें उसको, सिंगल एक लाइन लगाएं उसके ऊपर, और नेक्स्ट नीट लिख दें, उसके आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने मटा उसको रब किया और रब करने के बाद थोड़ी सी फेडेड थी नीचे एबीसी और उसके ऊपर ही आपने कुछ लिख दिया, तो देन डेफिनेटली आपका नंबर आपको नहीं मिलेगा, आल दो कि आपने ठीक भी लिखा हो, ठीक है। तो रीडिंग ए के अंदर ये कॉन्शियस आपने रहना है। और रीडिंग बी के अंदर क्या है कि जब आप सर्कल करते हैं तो कंप्लीट सर्कल करें, सोच समझ के सर्कल करें, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, पहले आंसर अगर आपको लग रहा है कि ए है तो ए के डॉट लगा लें, सर्कल ना करें, सिर्फ डॉट लगाएं साइड पे। और जब आप दोनों तीनों पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में जो आपने फाइनल कर लिया ना, सिर्फ उसको आपने शेड देनी है। क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, उसको शेड दे दी और लास्ट में आपको समझ आ गई ओ नहीं ये तो है इसी था, आंसर सी था, बाकी सारे गलत थे, तो फिर वो जो शेडेड को आप मिटाएंगे ना, और किसी शेड रह जाएगी, उसमें भी आपके नंबर कट जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाजुकात नहीं पता था, और वो रियल एग्जाम में गलती कर देते हैं, ठीक है। आप जब आंसर सिलेक्ट करते हैं तो सिंपल एक डॉट लगा दें, ठीक है। और उसके बाद जब फाइनल करते हैं तो तब उसको शेड करें और कंप्लीट शेड करें, बीच में कोई जो है ना वो फेडेड एरिया ना रहे जिसकी वजह से आपका वो आंसर गलत कंसिडर हो जाए या वो उसको मार्क ही ना करें। क्योंकि ये कंप्यूटर ने पिक करना होता है, ये किसी वो इंसान ने नहीं चेक करना जो देख लेगा कि हाँ यार इसने इसको किया। जैसे आप मुझे अक्सर स्टूडेंट पेपर भेजते थे तो वो टिक करके भेज देते हैं, तो क्योंकि मैं तो अब जाहिर बात है मुझे तो पता नहीं ये सिलेक्ट किया, तो इसलिए अगर वो ठीक होता तो मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन रियल एग्जाम में जब कंप्यूटर ने इसको पिक करना है तो कंप्यूटर ने आपको इसके जवाब को गलत कर देना। ठीक हो गया। अब डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है। 2 मिनट से ज्यादा आपने क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं करने। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक टेक्निक होती है, स्किल होती है। जैसे रीडिंग ए की मैंने आपको बताई है कि रीडिंग ए में सबसे पहले आप स्किमिंग करते हैं 2 मिनट की, 2 मिनट की स्किमिंग के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 to 7 करते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके वर्ब से अंडरस्टैंड करते हैं। फिर जो आपने स्किमिंग की होती है उसी के अंदर जाके आप स्कैनिंग करते हैं, जहां पे आपको आंसर इन्फॉर्मेशन सिमिलर मिलती है वहां पे स्लोली आप पढ़ते हैं और जितना आंसर चाहिए होता है उतना रिक्वायर करते हैं। ये एक स्किल है, ये एक स्टेप्स है रीडिंग ए को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह रीडिंग बी को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं वो मुझसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। आगे जाकर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, और आप क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो वर्ब है, जो मेन आइडिया है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपको कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, आपने पैराग्राफ पे नहीं जाना, आपने तीन ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस के अंदर भी वर्ब होते हैं। ठीक है, आपने वर्ब्स को, कीवर्ड्स को, हेजिंग वर्ड्स को हाईलाइट करना है, और ऑप्शन के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है कि एक ऑप्शन में वो क्या बात कर रहा है। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन के अंदर वो बात कर रहा है फेलियर की। ठीक है, फेलियर टू डू। एक में वो कह रहा है दे इन्फॉर्म, उन्हें इंफॉर्मेशन दी। एक में फेलियर हुआ, एक में इंफॉर्मेशन दी, और एक में रिफ्यूज किया। ठीक है, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको शुरू में बेशक आपको टाइम लगे, डजेंट मैटर, लेकिन आपने करना है, सही है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने ऑप्शन के डिफरेंस को देखना है। इस डिफरेंस को याद रखेंगे ना, तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे होंगे तो एलिमिनेशन करना भी और आसान हो जाएगा, और ऑप्शन को मैच करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है ऑप्शन के डिफरेंस को। एक में फेलियर की बात हो रही है, एक में इंफॉर्मेशन दे रही है पेशेंट को, और एक में रिफ्यूजल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तीन क्या डिफरेंस है। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, आंसर ऑप्शंस देखे, अंडरलाइन किया कीवर्ड्स को, और उनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया। थर्ड स्टेप आपका आ जाता है कि आपने टेक्स्ट को पढ़ना है। ठीक है, थर्ड स्टेप के ऊपर आपने क्या करना है, टेक्स्ट को पढ़ना है और एलिमिनेट द एनी इनकरेक्ट आंसर। देखिए, अब आप जब ऑप्शंस के डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं, आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कीवर्ड जैसे लग रहे हैं जो ऑप्शन से मैच करते हैं, उनको हाईलाइट करते जाएं। उससे क्या होगा कि आपको एलिमिनेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, एलिमिनेशन जो करनी है आपने ऑप्शंस को देख के, वो आपको आसानी होगी, आप इजीली डिस्ट्रक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑप्शन फिट। ठीक है, इसमें इसको डिस्ट्रक्टर, आगे एक वर्ड बहुत यूज होगा आपके लिए रीडिंग सी के अंदर भी। डिस्ट्रक्टर कितने किस्म के होते हैं? डिस्ट्रक्टर होता है जो आपका ध्यान भटका दे, ठीक है, आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने साउथ साइड पे जाना था, आपका आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपको पता नहीं चला, आपने कदम नॉर्थ की तरफ कर ली, तो फिर क्या होगा, आप नॉर्थ पे किसी और तरफ चले जाएंगे, जाना साउथ पे था। इसी तरह ऑप्शंस के अंदर भी यही होता है कि अगर आप डिस्ट्रक्टर को अंडरस्टैंड ना कर सके, आपको राइट आंसर पता मतलब सी होना था, लेकिन चूंकि आप डिस्ट्रक्टर को नहीं पिक कर पाए, तो आपने आंसर ए ही सिलेक्ट कर लिया। अब हम समझते हैं कि डिस्ट्रैक्टर होता क्या है। ठीक है, डिस्ट्रैक्टर वो होता है कि ऑप्शन के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, वो आधी इंफॉर्मेशन ठीक है और आधी इंफॉर्मेशन गलत है। जैसे कि अगर आप देखिए, इधर लिखा है फेलियर टू डू सो वुड पुट अदर पीपल इन डेंजर। अब यहाँ पे फेलियर की बात हो रही है और अदर पीपल की बात हो रही है। अगर पैराग्राफ में देखेंगे, फेलियर की बात तो हो रही होगी, लेकिन अदर पीपल की बात नहीं हो रही। ठीक है, अगर अदर पीपल की बात नहीं हो रही, फेलियर तो मेंशन है पैराग्राफ में, तो फिर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टर होगा, और हम इसको टाइम से गलत कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। क्यों? क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन मेंशन ही नहीं है। सही हो गया, इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टर। एक डिस्ट्रैक्टर ये होता है। सेकंड डिस्ट्रैक्टर क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पेशेंट रिफ्यूज टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू देयर केयर। ठीक है, यहाँ पे रिफ्यूजल की बात हो रही है और रेलेवेंट केयर और टू देयर केयर की बात हो रही है। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के अंदर भी लिखी हुई है, सेम टू सेम, कहीं ना कहीं सेम टू सेम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज नहीं पूछी गई। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है ब्रेक के बारे में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी। क्वेश्चन में वो ब्रेक के बारे में पूछ रहा है, डिफरेंट चीज, मतलब वो क्वेश्चन में डिफरेंट चीज पूछ रहा है, ऑप्शन में डिफरेंट चीज मेंशन है, पैराग्राफ में भी वही मेंशन, बात सेम है, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं पूछी गई। तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा, डिस्ट्रैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो दो किस्म के डिस्ट्रैक्टर हो गए। ठीक है, तीसरा डिस्ट्रैक्टर क्या होता है, ये याद रखें, ये लिख लें। ठीक है, ये मैं रिकॉर्डेड सेशन है, ये मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा बाद में, क्योंकि जो स्टूडेंट नहीं आ जा सके उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो डिस्ट्रैक्टर जो है वो तीन किस्म के होते हैं। पहला डिस्ट्रैक्टर, आधी इंफॉर्मेशन मेंशन है और आधी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। सेकंड डिस्ट्रैक्टर क्या है, इंफॉर्मेशन सी के अंदर जो लिखी हुई है वो पैराग्राफ के अंदर भी सी मेंशन है, सेम इंफॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन में वो चीज नहीं पूछी गई। ठीक है, थर्ड डिस्ट्रैक्टर, ऑप्शन के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो ऑपोजिट लिखी हुई है, पैराग्राफ में भी लिखी लेकिन ऑपोजिट लिखी है, कहीं ना कहीं डॉट लिखा होगा, यहाँ पे नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना कि अगर ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है तो वो आंसर भी सिलेक्ट आपने ऑप्शन नहीं करना। ठीक है, तो तीन किस्म के डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। स्टेप्स क्या हैं आपके,
सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने ऑप्शंस को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ के उसका डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है। थर्ड स्टेप आपने पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ते सार ही आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हुए अपना राइट आंसर सेलेक्ट करना है। और जब आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं तो उस दौरान आपने क्या करना है कि आपने डिस्ट्रक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये जो तीन डिस्ट्रक्टर्स मैंने बताए हैं ये सबको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैंने क्लास लेनी है, कल जब हमारा मंडे को जब हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा रीडिंग बी का, हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो उस वक्त मैंने ये आपसे साथ साथ पूछना भी है, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारा मेन जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का पर्पस क्या है, वो कि जिस्ट क्या है, डिटेल क्या है और पर्पस क्या है, ठीक है। हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि क्वेश्चन होता कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है, स्टेप्स क्या है, ठीक है। अब हम जिस्ट को देखते हैं कि जिस्ट होता क्या है, ठीक है। तो जिस्ट जो होता है वो क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मेन आइडिया। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जो दूसरा ग्रुप है उसको भी मैंने बताया था कि मेन आइडिया आप कैसे पिक करते हैं, आपको भी बताया था जब हम रीडिंग ये कर रहे थे कि हम या तो पहले एक दो सेंटेंस को पढ़ते हैं, या पूरे पैराग्राफ में अगर वो किसी चीज के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा ये इस चीज के बारे में पॉजिटिव है। जैसे एनजी फॉलिस कैथीटर पास करते हुए आपको स्टरलाइज ग्लव्स पहनने चाहिए, ठीक है। ये एक टॉपिक सेंटेंस है। अब अगर हमने पैराग्राफ की जिस्ट लेनी है तो हम देखेंगे कि वो फॉलिस कैथीटर जो ग्लव्स के साथ स्टरलाइज ग्लव्स के साथ पास करना है उसके बारे में पॉजिटिव कह रहा है। किसी जगह पे उसको कह रहा होगा कि इट्स ओके ये कर लें, किसी जगह पे कि यूजफुल यूजलेस है, रिसोर्सेज का जाया किया जा रहा है, इससे क्योंकि ये कंटेमिनेटेड प्रोसीजर है इसलिए स्टरलाइज की जरूरत नहीं। तो इट्स मीन कि वो उसके अगेंस्ट बात कर रहा है। मेन आइडिया में इसके इसका इसका जिस्ट क्या है कि वो फॉलिस कैथीटर के अगेंस्ट स्टरलाइज ग्लव्स के अगेंस्ट बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो कह रहा होगा कि इससे पहनने से पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन रेशो कम हो जाती है, इतने पेशेंट्स को ग्लव्स के साथ अटेंड किया गया तो उनमें से 1% को सिर्फ इन्फेक्शन हुई, और ये पास करने की वजह से पेशेंट डॉक्टर्स बड़े कंफर्टेबल होते हैं, प्रोसीजर जो कर रहा था वो बड़ा कंफर्टेबल होता है। तो अगर इस तरह की बातें कर रहा होगा तो वो जिस्ट क्या होगा, वो पॉजिटिव जिस्ट होगा, ठीक है। तो आपने जिस्ट कैसे लेना होता है कि आपने पूरे पैराग्राफ में पहले एक दो सेंटेंस को पढ़ना होता है, फिर पूरे पैराग्राफ के अंदर जहां जहां उस टॉपिक को सपोर्ट कर रहा है कोई या उसके अगेंस्ट बात कर रहा है तो उससे उसका आपने जिस्ट लेना है कि इसके बारे में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द मेन मैसेज, हमारा मकसद क्या होता है जिस्ट के अंदर, हमने मेन मैसेज लेना कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ओवर ले रहे होते हैं, एक पेशेंट का आप ओवर ले रहे होते हैं, तो जो नर्स क्या करता है शुरू से बताता है जी आज ये हुआ, ओरली मैंने वाइटल साइन चेक किए, मैंने इसको रूटीन की मेडिसिन, वो कहेगा अच्छा मेन बात क्या है, ड्यू क्या है, मुझे वो बताओ, ठीक है। इट्स मीन कि जब पैराग्राफ भी आप पढ़ रहे होते हैं तो आपने देखना होता है कि जो इररेलेवेंट बातें हैं, ठीक है, वो आगे तो गई हैं, लेकिन मैंने मेन बात पिक करनी कि ये पैराग्राफ लिखा क्यों गया है, ठीक है। इस पैराग्राफ को लिखने के बाद वो मेन चीज बताना क्या चाह रहा है मुझे, ठीक है, हमने वो पिक करना था, ठीक है। सच एज प्रोटोकॉल मेमो गाइडलाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो वार्ड के अंदर अक्सर आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब करती हैं वहां पे इंस्ट्रक्शंस लगी होती हैं, उनको रैंडमली पढ़ा करें। रैंडमली पढ़ते पढ़ के देखा करें कि इसके अंदर जो हमें क्या मैसेज दे रहा है, नर्सिस के लिए क्या मैसेज है, ठीक है। रीडिंग सी और रीडिंग बी जब हम करेंगे वो तब आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए भी जरूरत नहीं है इसको समझना। तो जिस्ट के लिए जो सिनोनिमस वर्ड यूज होते हैं वही जैसे मेन आइडिया, ओवरऑल मीनिंग, की पॉइंट, जनरल टॉपिक, ठीक है। स्ट्रेटजीज क्या है मास्टर करने के लिए, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं लेकिन आज फिर बता रहा हूँ कि आप क्या करें आफ्टर रीडिंग लिसनिंग ट्राई टू समराइज द पैराग्राफ। ये चीज मैंने आपको डे वन से बताई है कि इसको इतना सीरियस भी ना लें लेकिन करें जरूर। रोजाना का एक आर्टिकल पढ़ें, ऐसे ड्यूटी के ऊपर जब फारिग बैठे हुए हैं या घर में फारिग बैठे हुए हैं, गूगल पे निकाल लें उसको, 5 से 10 मिनट 15 मिनट में एक आर्टिकल को पढ़ें, अगले 5 से 10 मिनट उसको समराइज कर दें। गलत है सही है नहीं सही है। आज मैं आपको एक वैसे एक बात बताने लगा, अपना लाइव एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ कि मैंने जब अवांत की एक्चुअली व्हेन आई स्टार्ट डूइंग एनक्लेक्स द एजेंसी अवांत विच आई अप्रोच, I just randomly, took their someone give me the reference. I just took their questionnaire. There was 150 question which I have to attempt, and I was not serious about that I it should be right or wrong. I just took my general knowledge and I just whatever I was observing at that moment in that scenario, I was selecting the answer, and I got passed at that time. आपको बताने का मकसद है कि हमारा ब्रेन ऐसा है कि जब हम रिलैक्स होकर काम करते हैं तो हम ज्यादा अच्छा आउटपुट देते हैं। तो आप जब आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो उनको समराइज लाजमी करें, दो से अगर आप ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते 2 से 3 सेंटेंस के अंदर कर दें जो आपको मेन चीज अच्छी लगी है कि इसके अंदर पूरे टॉपिक के अंदर मेन चीज समझने में क्या है। एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और दूसरा पैराफ्रेसिंग सीख रही हैं, आपको ये समराइज करना आ रहा है, आपको जिस्ट निकालना आ रहा है, ठीक है। रीड द context सेंटेंस एंड क्वेश्चन बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शन टू गेन अ जनरल आइडिया। कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है कि जो आपका जो
पैराग्राफ के ऊपर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हम देख रहे थे तो इसके ऊपर उन्होंने पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी दी हुई है। अब ये देखिए, इससे हमें जिस्ट ओवरऑल मिल रहा है कि इस पूरे पैराग्राफ में कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात होनी है। अब उस कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पॉजिटिव बात होनी है, नेगेटिव होनी है, इररेलेवेंट, जिस तरह की बात होनी है वो हमने पिक करनी मेन। यहां तक हमें पता चल गया कि कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात होनी है। अब वो कॉन्फिडेंशियलिटी किस किस्म की बात होनी है वो हमने पिक करनी होती है बस। तो आप जिस्ट कैसे ले सकते हैं, जो आप उसका जो कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको पढ़ के भी उसका जिस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अवॉइडिंग कीवर्ड मैचिंग, इंश्योर दैट ऑल एलिमेंट ऑफ द ऑप्शंस आर रिप्रेजेंट द टेक्स्ट जस्ट वर्ड्स में। आपने सिंपल वर्ड्स मैच नहीं करने होते, ठीक है। एक बहुत बड़ी ना मिस्टेक मुझे जब मैंने ओटी स्टार्ट किया था पढ़ना, टीचर्स या वैसे कोई कोलीग्स आपके बता देते, वो कहते थे कि ए वर्ड लिखिया है ना तो एदा एदा नाल मिलता पे आते बस समझ लगे आंसर टिक करके आ जाए। दे ये एक मेरा क्लास वाला था म्यू में, कुलीग था, तो उसने मुझे ये बताया था तब जब मैंने बिल्कुल अभी 2021 में पढ़ना शुरू किया था ओईटी में। तो दैट इज अ वर्स्ट मिस्टेक, ये सबसे बड़ी और गलती मिस्टेक है। आप आइडियाज को पिक करना सीखें, ऑप्शन के अंदर क्या आइडिया दे रहा है, पैराग्राफ के अंदर कहाँ पे आइडिया ये मेंशन है और उस आइडिया के वो पॉजिटिव 100% मेंशन है या 50% मेंशन है, ऑपोजिट मेंशन है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। आइडियाज को पिक करना शुरू करें, ठीक है। जब मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा आगे जाके तो मैं आपको भी क्वेश्चन में आइडिया पिक करना सिखाऊंगा कि आपने आइडियाज कैसे पिक करने, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका जिस्ट। सेकंड है जी कि आपको डिटेल वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिटेल जो है ना वो नाम से बड़ा स्पेसिफिक है कि आपने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, ठीक है। कोई भी मेमो, गाइडलाइन, पॉलिसी, डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें से वर्ड रिलेटेड शॉर्ट टेक्स्ट आपको मिलेगा, मल्टीपल चॉइस होगा, तो आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढनी है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि जी एनजी, फॉर एग्जांपल कहा जाए जी कि जो एनजी ट्यूब है वो 45 डिग्री पे उन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि एनजी डिग्री कौन सी एंगल पे पास करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में लिखा हुआ है 25, 45, 30, ठीक है। अब पैराग्राफ में तीनों एंगल्स लिखे हुए हैं लेकिन किसी जगह पे लिखा हुआ है कि 25 पे पास करने पे एस्पिरेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, 30 पे पास करने से पेशेंट को इंजरी हो जाती है, आइडली 45 पे पास कर। अब जब आइडली 45 पे लिखा हुआ है तो मीन ये मेरा डिटेल वाला क्वेश्चन है कि जो चीज मुझे चाहिए, स्पेसिफिक डिटेल मुझे चाहिए, वो डिटेल यहाँ पे मेंशन है, ठीक हो गया। तो टारगेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो टारगेटेड इंफॉर्मेशन होगी, स्पेशल इंफॉर्मेशन होगी, वही आपने पैराग्राफ में से ट्रेस करनी होगी कहाँ पे लिखी हुई है। जहां पे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपने उस इन्फॉर्मेशन को बस मैच करना है पैरा ऑप्शंस के साथ कि किस ऑप्शन के साथ ये मैच कर रही है, ठीक है। नॉट जस्ट जिस, इसमें आप जिस पिक नहीं करते, ठीक है। इसमें आपने जिस को नहीं देखना था, आपने सिर्फ डिटेल स्पेसिफिक को देखना था। ये ना हो कि आप देखें पैराग्राफ में और के जो ऑप्शंस हैं वो और जगह पे मेंशन है, उसको मतलब ना आइडियाज को मैच कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि क्वेश्चन में वो बात नहीं पूछेगी, जो क्वेश्चन में बात पूछेगी वही इंफॉर्मेशन आपने पैराग्राफ में बस मैच करनी है, जिस नहीं उसका मैच करना। 100 से 150 वर्ड्स होते हैं जिनको आप अंडरस्टैंड करना होता है, और जिसमें सारी ईमेल्स, पॉलिसी अपडेट्स, पेशेंट केयर गाइडलाइंस भी आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट और नर्स की आपस में कोई बात हो होगी, उसके ऊपर उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, ठीक है। पैराफ्रेसिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब पैराफ्रेसिंग का भी मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। पैराफ्रेसिंग आप कैसे सीख रहे हैं, एक तो आप खुद, एक और तरीका भी पैराफ्रेसिंग का सीखने का है, वो गूगल आपको सिखा देता है। आप गूगल पे कोई भी सॉफ्टवेयर पैराफ्रेस वाला ओपन करें और एक कोई भी टेक्स्ट जो आपने गूगल पे पढ़ा है उसी को कॉपी करके पेस्ट करें उधर, तो वो आपको पैराफ्रेस करके दिखा देगा। आप क्या करें, डेली का एक पैराफ्रेस आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। एक और आसान आ देखा ना, आपको और आसानी पैदा कर दी है। अब जब से एआई आ गया, गूगल आ गया, मेटा आ गया, तो इन लोगों ने इतनी आसानी पैदा कर दी है लर्निंग के लिए, बस सीखने का इरादा होना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं एक टिप मैंने दी हुई कि नहीं दी हुई, ये दोबारा याद करा देता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रोलिंग छोड़ दें। आज से आपने शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जितने भी शॉर्ट्स होते हैं ना जो आप विद इन सेकंड से एक आइडिया देखते हैं, अगले सेकंड दूसरा आइडिया देखते हैं, वो छोड़ दें। क्योंकि जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे आपका कंसंट्रेशन लेवल डेवलप नहीं होगा, आप एग्जाम के अंदर कंसंट्रेशन नहीं कर सकेंगे, प्रैक्टिस के अंदर भी कंसंट्रेशन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो पैराफ्रेसिंग को इंप्रूव करने की मैंने एक टेक्निक आपको क्या बताई है कि आप जो चीज पढ़ते हैं उसको पैराफ्रेस करें, या जो चीज आपने पढ़ी है उसको गूगल पे जाके पैराफ्रेसिंग उसका सॉफ्टवेयर खोल के उसके अंदर कॉपी पेस्ट करें, वो पैराफ्रेस करके आपको बता देगा। आप खुद देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स कैसे लिखे जा सकते हैं, इससे आपकी पैराफ्रेसिंग स्किल क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है। अब लास्ट हमारा पर्पज आ जाता है। तो पर्पज क्या होता है, पर्पज होता है कि आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी रीजन, ठीक है। जिस्ट क्या होता है कि ओवरऑल पैराग्राफ में जो उसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिल रही है। पर्पस क्या होता है, प्राइमरी रीजन लिखा क्यों गया है, ठीक है। टेक्स्ट की एग्जिस्टेंस, व्हाई इट वाज रिटन, रादर देन जस्ट फाइंडिंग फैक्ट्स,
कि आप उसके देख रहे हो कि इसके रैशनल क्या है, इसको करने का, इसको ये करने से ये हो गया, इसको करने से ये नहीं हमने ढूंढना। हमने ये देखना है कि इस टेक्स्ट को लिखने का मकसद प्राइमरी क्या है। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी है, अब वो पर्पज है। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो हमने पहली दो लाइनों से हमें पढ़ के पता चल जाएगा इसका पर्पज क्या है। नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है कि जो पर्पस वाले क्वेश्चन होते हैं, जो इन्फ्रेंस वाले, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपको फर्स्ट टू लाइन और लास्ट टू लाइन, ये एक टिप है, फर्स्ट टू लाइन और लास्ट टू लाइंस के अंदर आप आइडियाज को पिक कर ले तो आप उसका आंसर पिक कर सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन ये टिप सिर्फ उस वक्त आपने यूज करनी होती है जब आपके पास टाइम शॉर्ट हो और आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना हो। अदरवाइज जैसे मैं आपको पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना सिखाऊंगा, ठीक है, आज भी क्वेश्चन करेंगे, कल भी मंडे को भी करेंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि पहले आपने इस स्किल को डेवलप करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट उस तरह मैनेज करना सीखना है कि 45 सेकेंड्स के अंदर आप पैराग्राफ का सारा अंडरस्टैंड करो, फिर आंसर ऑप्शन सेलेक्ट करो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम प्रेशर की वजह से पेपर के अंदर आपके पास टाइम नहीं बचता, तो देन आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टेक्स्ट, तो फिर आप पहली दो लाइनें और लास्ट दो लाइनें पढ़े, जो आइडिया आपको मैच कर रहा है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ठीक है। क्वेश्चन ऑफन आस्क द मेन पर्पस द नोटिस इज टू, और व्हाट इज द पर्पस इन ईमेल, ये भी 100 150 वर्ड का होता है। यू मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओवरऑल एम ऑफ द डॉक्यूमेंट वर्सेस स्पेसिफिक डिटेल कंटेंट विद इन। ये वही चीज़ है कि आपने ओवरऑल एम देखना होता है। सिनोनिमस कौन से इसके लिए यूज हो जाते हैं? एम, इंटेंट, गोल और रीजन और पॉलिसी, गाइडलाइन, मेमोरेंडम और प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके जिससे जो इसके ऑपोजिट वर्ड यूज हो सकते हैं। पैरा क्वेश्चन के अंदर एम लिखा होगा, इंटेंट लिखा होगा, गोल अगर लिखा होगा, पॉलिसी लिखा होगा, कोई गाइडलाइन लिखा होगा, तो इसका मतलब आपने उसका पर्पज ढूंढना है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल ऑफ पर्पज में क्या है? मेमो है। पर्पज मेमो और ईमेल में कोई फर्क मुझे बता सकता है? एनीबडी? एनी स्टूडेंट वांट टू शेयर हिज नॉलेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमो एंड ईमेल? नहीं पता, चले। मेमो वो होता है जो हैंड रिटन होता है। बाजू का जब आपकी ईमेल वो होती है जो कंप्यूटर बेस्ड होती है। चीज एक ही होती है कि मैसेज पहुंचाना। जैसे ईमेल के अंदर वो पर्पस होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टाफ की सैलरी डिडक्शन हो गई है 50%, तो वो सबको ईमेल कर देंगे जो कि पूरे स्टाफ को बता दो जी कि 50% आपकी, तो वो पूरे वो जो ईमेल आती है उसकी एक टॉपिक लिखा होता है और उसके नीचे सारा पर्पस भी साथ लिखा होता है कि ये पर्पस है। जैसे आजकल आप लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं ना, जो हमारे आजकल ट्रेंड चल रहा है, हम जिसके नाम लिखना होता है वो लिखते हैं और नीचे सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अंदर वो रीजन पर्पस लिखा होता है कि हम लिख क्यों रहे हैं। इसी तरह जो ईमेल्स और मेमोज होते हैं उनके जो टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर उसका पर्पस लिखा होता है कि ये ईमेल आपको लिखी क्यों जा रही है, इसके अंदर कौन सा मैसेज आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है। ठीक है। टिप्स फॉर आइडेंटिफाइंग पर्पस, रीड द प्रॉम्प्ट फर्स्ट। देखिए वही मैंने आपको बताया कि आप पहले दो लाइनें जब पढ़ते हैं जो उसकी होती है तो उसके अंदर पर्पस उसका क्लियर हो जाता है। ठीक है। जिस पे फोकस नहीं करना। कंसीडर द डॉक्यूमेंट इज वार्निंग, अपडेटिंग, रिक्वेस्टिंग और इंस्ट्रक्शन, एलिमिनेट अल्टरनेटिव, लुक एट व्हाई द अदर ऑप्शन बी। ये आपको मैंने बताया कि अगर आपको कभी आंसर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको तीनों ऑप्शन एक जैसे लग रही हो, तो ये सोचें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत हो सकता है। वाई द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, कौन सा पार्ट है इसके लिए। ऑप्शंस के अंदर जैसे मे लिखा हो, कुड लिखा हो, शुड लिखा हो, मस्ट लिखा हो, लाइकली लिखा हो। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं आपने देखना है कि ये क्या सेंस दे रहे हैं और पैराग्राफ में क्या सेंस मिल रही है। ठीक है। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप ऑप्शन के अंदर सिवियरिटी को देख सकें कि जो आइडिया दिया गया उस आइडिया की कितनी सिवियरिटी है। ठीक है। हाउ शुड यू अप्रोच योर आंसर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ना है तो आपने इस तरह हाईलाइट कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन को भी हाईलाइट कर सकते हैं, ऑप्शन को भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर मोर रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द ड्रग कुड नो लॉन्गर प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती अंडर शेड्यूल 3। तीसरे में वो कह रहा है फॉर्मेट क्वांटिटीज, जो द फॉर्मेट होता है ना क्वांटिटीज का प्रिस्क्रिप्शन का, वो चेंज कर दिया है। तो ये तीन ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं। ठीक है। अब हमने पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है। पैराग्राफ में जैसे टॉपिक है कंट्रोल ड्रग चेंजेस। ठीक है। तो टॉपिक ही में बता रहा है कि जो ट्रामाडोल के अंदर चेंजेस आई हैं उसके बारे में नीचे बात की हुई है। कहता है ऑल प्रिस्क्रिप्शन फॉर ट्रामाडोल विल हैव विद सी डी 3 शेड्यूल। ठीक है, ये जो वर्ड है आपने क्या करना था जब आप
पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपने पैराग्राफ को हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने के दो तीन तरीके होते हैं। ये तो बुलेट्स वाला पैराग्राफ है ना, तो इसलिए इसलिए इसमें वो चीज़ यूज नहीं होगी। जो सिंपल पैराग्राफ होते हैं ना, कंटिन्यूस पैराग्राफ, आप पैराग्राफ को दो से तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें। फर्स्ट हाफ में क्या बता रहा है, सेकंड हाफ में क्या बता रहा है, और थर्ड हाफ में क्या बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम शुरू से देखते हैं कि वो कह रहा है कि ट्रामाडोल की बात हो रही है, हमें ट्रामाडोल के देखना है कि उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। तो वो कह रहा है कि विल कंपेल विद, ये ट्रामाडोल जो है वो CD3 शेड्यूल के साथ रहेगा, ठीक है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है 10 जून 2014 तक, ये इसके साथ ही रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें उसने इस बीच में क्या लिखी हैं कि प्रिस्क्रिप्शन फॉर ट्रामाडोल विल ओनली वैलिड, अब वो सिर्फ 28 दिन के लिए वैलिड होगा, ठीक है। 28 दिन तक अगर ऑर्डर किया तो हम 28 दिन तक उसको बस यूज करवा सकते हैं वो दवाई। प्रिस्क्रिप्शन मस्ट क्लियर स्टेट द फॉर्म। अच्छा, ये ना 1 मिनट रह गया हो, माइट भी ये जो लिंक है ना ये एक्सपायर हो जाएगा, आपने दोबारा रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। ताकि हम आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें और कुछ टिप्स आपको लास्ट में मैं दे दूंगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ होगी तो आपने रीज्वाइन कर लेना है। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट क्लियरली स्टेट फॉर्म, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन को वो कह रहा है कि आपने क्लियरली लिखना है, टैबलेट में लिखना है, कैप्सूल में लिखना है, स्ट्रेंथ और डोज होनी चाहिए। द मस्ट बी स्पेसिफिक एज पॉसिबल, टेक वन एज होएवर टेक एज डायरेक्टेड, जैसे बताया जाए वैसे लिखें। अब आप देख रहे हैं मैं ओवरऑल आइडिया कैसे ले रहा हूँ, जो जो मेन चीज़ें मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ। द क्वांटिटी प्रिस्क्राइब मस्ट बी रिटन इन वर्ड्स, जो क्वांटिटी प्रिस्क्राइब की गई है वो वर्ड्स में और फिगर्स में होनी चाहिए। द क्वांटिटी सप्लाइड शुड नॉट एक्सीड, वही 30 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो चीज़ आप उसको दे रहे हैं, अनलेस इट्स एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हो, पेशेंट आउट ऑफ सिटी हो या आउट ऑफ कंट्री का हो, तो इस तरह का आप हो सकता है। ट्रामाडोल विल नो लॉन्गर बी एबल टू प्रिस्क्राइब ऑन बैच, ऑन बैच पे प्रिस्क्राइब नहीं होगा, ठीक है। डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन पहले बैच जो पे जो हो जाता था, अब वो बैच पे नहीं करेंगे, सिर्फ